आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोसिस्टम के ऊपर। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। इकोसिस्टम हम आज चर्चा करेंगे फूड चेन की, फूड वेब की बात करेंगे, बायो रेमेडिएशन हम यहाँ पर देखेंगे, बायो एक्यूमुलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ से स्टेट पीएचसी तो क्वेश्चन करता ही है, वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज होने वाला है विश्लेषण। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं क्लास की। चलेगा, तो इकोसिस्टम के ऊपर भी हम थोड़ी बात कर चुके हैं, थोड़ी अब उसका थोड़ा डिटेल देख लें। हमने इकोलॉजी के बारे में तो सारी जानकारी देख ही ली। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, बात करते हैं। हम शब्द को समझ पहले ही चुके हैं, इकोसिस्टम क्या कहलाता है। दो कारकों से मिलकर यहां पर बना हुआ है, क्या कि जैविक कारक और अजैविक कारक, बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर, दोनों से मिलकर तैयार होता है क्या अपना इकोसिस्टम यहां पे तैयार होता है। शब्द टेंसले साहब ने पहली बार यहां पर दिया था, देखो 1935 में टेंसले साहब ने इस शब्द का क्या किया था, उपयोग यहां पर किया था, ये शब्द यहां पर दिया था। तो ये हम सारी बातें देख चुके हैं। हम इसके कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं कि जो पार्श्विक तंत्र जो होता है ये कौन कौन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है या क्या क्या इसमें शामिल होते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम, पार्श्विक तंत्र की हम यहां पर बात कर रहे हैं। दो प्रकार के घटक हमने कई बार पढ़े हैं। पहला कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, देखो यहां पे ये लिखा हुआ है। और दूसरा कहलाता है कौन सा, ए बायोटिक घटक। तो जैविक कारक होते इसमें क्या क्या यहां पर शामिल है। तो जैविक कारकों के अंतर्गत यहां पर शामिल है, पहला आप देखिएगा उत्पादक यहां पर शामिल है, दूसरा उपभोक्ता यहां पर शामिल है। तो जैविक हमने इनको बोला था कि जो क्या है, जीवित है। अब जीवित में हमने बात की थी पहले फौना और फ्लोरा की बात की थी, मनुष्यों की बात की थी, और हमने बात की थी किसकी, पादपों की हमने बात की थी। मतलब प्लांट्स और एनिमल की चर्चा अभी तक यहां पर हो रही थी। तो हमने प्लांट्स को किस कैटेगरी में रख दिया, हम रख दिया प्रोड्यूसर की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या काम कर रहे हैं, ये खनिज पदार्थ को यहाँ पे स्टार्च को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये हो जाएंगे किसमें शामिल, ये हो जाएंगे उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। जबकि उपभोक्ता वर्ग में पूरे के पूरे एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब ये उपभोक्ता को भी हमने कैटेगराइज यहां पर कर दिया है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहले कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी से आप बोल सकते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ये किस आधार पर है, कौन किसको खा रहा है। घास को हिरण खा रहा है, तो हिरण जो हो गया, डियर जो हो गया, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इस हिरण का शिकार किसी लकड़बग्घे ने कर लिया, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इस लकड़बग्घे को किसी बाघ ने खा लिया, ये हो गया क्या, टर्सरी कंज्यूमर यहां पर हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, कहने का मतलब यहां पर यह है, तो उपभोक्ता को भी अलग अलग श्रेणियों में या अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटा है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। अब टर्सरी कंज्यूमर, तृतीय उपभोक्ता जब मरेगा उसको दोबारा से मिट्टी में कोई मिलाएगा, उसे बोलते डिकम्पोजर्स कहा जाता, अपघटककर्ता कहा जाता। तो देखो अगली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, डिकम्पोजर्स, अपघटककर्ता। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, बायोटिक कंपोनेंट की हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, जैविक घटक की बात कर रहे हैं। तो इसमें पौधे आ गए और इसमें आ गए जंतु, और प्लस आ जाते हैं सूक्ष्म जीवी। अब हमने बोला ए बायोटिक कंपोनेंट। अब ए बायोटिक का मतलब क्या है, जो यहां पर क्या है, जीवित नहीं है। सर जीवित नहीं है, जी हां। अब इसमें क्या शामिल है, सबसे पहले हमने बोला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक पदार्थ। इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है जल, इसमें शामिल है लवण, इसमें शामिल है विभिन्न प्रकार की गैसें। इसके अलावा हमने बोला कार्बनिक सब्सटेंसेस, जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो आप देखो, आप कार्बनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आएंगे। और तीसरा कहलाता है अपना फिजिकल। तो फिजिकल में कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे प्रकाश हो गया, हवा, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी शामिल हो जाते हैं इसमें। ये है क्या, ये इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन, इसको हम पहले भी क्लासेस में हम देखते आ रहे हैं, मगर हमने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई यहां पर कर दिया है। जहां पर हम फोना की बात कर रहे थे, एनिमल्स में फ्लोरा की बात कर रहे थे, हम प्लांट में हम यहां पे बात कर रहे थे, तो हमने उसको बोल दिया, को बोल दिया प्रोड्यूसर बोल दिया, पौधों को प्रोड्यूसर बोल दिया, और कंज्यूमर बोल दिया हमने किसको, एनिमल्स को हमने यहां पर बोल दिया। तो ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, जो पार्श्विक तंत्र के जो कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक यहां पर इसमें शामिल है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हमने बोला कि कौन किसको खाएगा, इस आधार पर ये हो जाते हैं ये तीन प्रकार के आपको। और चेन लंबी होगी तो आपको चतुर्थक भी उपभोक्ता देखने को मिल जाते हैं, चेन लंबी होनी चाहिए। और जब वो मरेगा तो उसको कौन खाएगा, उसको खाएगा भाई अपघटककर्ता। तो इसमें कौन कौन आते हैं,
माइक्रोब्स में आते हैं बैक्टीरिया, और दूसरा आता है फंगी, जो दोबारा से उसे किस में मिला देते हैं, मृदा में मिला देते हैं या मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो ये शामिल होते हैं किसमें, ये शामिल होते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, और ये शामिल हो जाते हैं किसमें, ए बायोटिक कंपोनेंट में। दोनों का टॉपिक है खुशी, है ना, प्री का भी है, मेंस का भी है। ठीक है, तो पाचक तंत्र के दो घटक, एक हो गया बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया इसमें ए बायोटिक कंपोनेंट, मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम डिटेल में जो हमने देखा था उसी के बारे में हम एक एक करके यहां पर चर्चा कर रहे हैं। चलो, एक फ्लो चार्ट बना होगा, पहले बायोटिक से ही हम बात कर लेते हैं। देखो, हम पहले बायोटिक से ही हम बात कर लेते हैं। तो बायोटिक के ऊपर हम यदि अब चर्चा करते हैं तो हमें यहां पे देखने को मिलता है बायोटिक या जैविक घटक। सो जैविक घटकों की जब कभी भी चर्चा होती है, बायोटिक कंपोनेंट की जब कभी भी बात होती है, तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, पहला प्रोड्यूसर और दूसरा आपको कंज्यूमर। पहला प्रोड्यूसर देखने को मिल जाता है और दूसरा देखने को मिल जाता है क्या, कंज्यूमर। दोनों ही क्या है, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में शामिल है, दोनों ही जीवित जीवों की श्रेणियों में यहां पर क्या है, शामिल है। तो प्रोड्यूसर में हम बात करेंगे किसकी, हम उत्पादक में हम बात करेंगे किसकी, प्लांट्स की। हम यहां पर बात करेंगे किसकी, पौधों की हम पहले बात कर लेते हैं, चलेगा। तो वही यहां पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। तो जो पौधे जो होंगे ये, इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं। देखो आप क्यों बोलते हैं ऑटोट्रॉप, ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं, खुद से ही तैयार यहां पर कर लेते हैं। तो इन्हें कहा जाता है क्या, स्वपोषी कहा जाता है। जबकि जो इनको यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो परपोषी यहां पर कहलाते हैं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ, तो पहले मैं आपको बता देता हूं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मैंने लिखा घास, इस घास को कौन खाएगा, इस घास को मान लिया किसी हिरण ने खा लिया, डियर ने खा लिया। इस हिरण का शिकार कर लिया किसने, किसी लकड़बग्घी ने शिकार कर लिया, हाइनास इसको आप बोलते हो। इस लकड़बग्घे का शिकार किसी टाइगर ने या बाघ ने यहां पे कर लिया। अब ध्यान से देखो, हमने बोला कि जो ये जो है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला प्रोड्यूसर नाम दिया। ये क्या है, ये उत्पादक की श्रेणी में शामिल है। सर क्यों शामिल है उत्पादक की श्रेणी में, क्योंकि ये होता है हरे रंग का। तो ये क्या काम करेगा, सो ये काम करता है फोटोसिंथेसिस, काम करता है क्या, प्रकाश संश्लेषण का काम यहां पर करता है। अब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो हमने इस कैटेगरी के एनिमल को क्या नाम दे दिया, हमने इनको बोल दिया ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉप। पूरा पार्थिक तंत्र एक ही डायग्राम में मैं आपको बना के बता रहा हूं। अब हमने बोला ये क्या काम करेंगे, तो ये है ऑटोट्रॉप, स्वपोषी, तो अपना भोजन खुद तैयार करेंगे। किसके माध्यम से, इस रिएक्शन के माध्यम से। अब इसको जो खाएगा, देखो ये सभी के सभी कहलाते हैं क्या, कंज्यूमर, उपभोक्ता। ये तीनों के तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाएंगे कंज्यूमर, उपभोक्ता। सभी के सभी क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब हिरण की हम बात करते हैं, हिरण ने क्या काम किया, सीधी घास को खा लिया भाई, तो ये क्या कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। हिंदी वाले इसे बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। बात समझ रही है, हिरण ने सीधी घास को खा लिया, तो ये कहलाएगा अपना प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। इसका शिकार किसी हाइना ने कर लिया, लकड़बग्घे ने कर लिया, तो इसे मैं बोलूंगा क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। इस हाइना का शिकार कर लिया किसने, किसी टाइगर ने कर लिया, तो यह कहलाएगा टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। बात समझ में आ रही है। अब बाघ क्या होगा, एक समय होगा बाघ का, तो पूरे इकोसिस्टम में आप जब कभी भी बहुत गौर से देखेंगे, बहुत गौर से नजर करेंगे, तो आपको यह समझ में 100% आ जाएगा कि जो मांसाहारी जीव जो होते हैं इनका जीवन काल कम होता है। सर जीवन काल कम क्यों होता है,
जीवन काल कम इसलिए होता है क्योंकि ये देखो, ये शाकाहारियों के ऊपर क्या रखे हुए हैं, नियंत्रण रखे हुए हैं। अच्छा, दूसरा मांसाहारी हैं तो इन्हें अपना ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी इनका ज्यादा होता है। उपापचयी क्रियाओं की दर इनकी काफी होती है। सर, उपापचयी क्रियाओं की दर इनकी ज्यादा क्यों होती है? क्यों? इसलिए होती है क्योंकि ये जो खा रहे हैं ये द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ताओं को सीधा खा रहे हैं, तो इनकी उपापचयी क्रियाओं की दर क्या होती? ज्यादा होती। और जिसमें उपापचयी क्रियाओं की दर ज्यादा होगी तो सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होगा, तो उसका एज क्या हो जाती है? उसकी एज कम हो जाती है। तो यहां पर जो उच्चतर जो उपभोक्ता जो हैं इनकी उम्र क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? तभी तो ये इसके ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे, तभी तो ये इसके ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे। मान लो हिरण की उम्र कम हो, मान लिया अपन ने, मान लो हिरण की उम्र होगी 5 साल और बाघ की उम्र होगी 10 साल, बात समझना, दुगनी हो गई उम्र, तो होगा क्या? तो बाघ जो होगा लंबे समय जीवित रहेगा, और लंबे समय जीवित यहां पर रहेगा तो जाहिर सी बात है हिरण का शिकार ज्यादा करेगा। तो नीचे ने पूरी व्यवस्था बना के भेजा हुआ है। तो ये जो बाघ जो होगा एक एज के बाद क्या हो जाएगा? ये खत्म यहां पर होगा। अब खत्म होगा तो दोबारा से मिट्टी में जब इसे मिलाया जाएगा तो यहां पर आते डिकम्पोजर। डिकम्पोजर इन्हें कहा जाता है क्या? अपघटक कर्ता। और याद रखना, कई बार पीटी एग्जाम में पूछा है कि अपघटक कर्ता के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं। अपघटक कर्ता के अंदर कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया और फंगी यहां पर आते हैं। कभी भी वायरस जो होते हैं ये डिकम्पोजर में शामिल नहीं होते हैं। तो बहुत 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 अच्छे से आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि जो अपघटक कर्ता के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी शामिल होते हैं। कभी भी वायरस जो होता है वो डिकम्पोजर के अंतर्गत शामिल यहां पर नहीं होता है, या डिकम्पोजर में वायरस नहीं आता है। आ रही बात समझ में? तो हमने बोला ये पूरा का ये तैयार क्या होगी? इकोसिस्टम ही तो तैयार हो गया कि एक जीव क्या कर रहा है? दूसरे जीव को यहां पर खा रहा है। तो एक जीव क्या काम कर रहा है? दूसरे जीव को ही यहां पर खा रहा है। तो हमने क्या बोला? ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये इकोसिस्टम है। ढेर सारे पीटी के क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। देखो, तो हमने क्या बोला? पहला हमने बोला घास, ये किस कैटेगरी में है? ये है उत्पादक की कैटेगरी में। ये अपना भोजन खुद बना लेगा। वो भी कैसे बना लेगा? ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना लेगा। और हमने ये भी सीख लिया है, हाँ उसका रीजन मैं दे रहा हूं थोड़ी देर के बाद। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन क्यों बना लेगा? क्योंकि ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये अपना भोजन खुद से ही यहां पे तैयार कर लेते हैं। अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और यहां पर ये डिकम्पोजर, ये सब कंज्यूमर की कैटेगरी में है, क्योंकि खा तो इन्हीं को ही रहे हैं। और जब ये बाघ मरेगा तो उसको दोबारा से मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेंगे? माइक्रोब्स करेंगे, सूक्ष्म जीवी करते हैं। तो सूक्ष्म जीवियों में कौन कौन करते हैं? बैक्टीरिया और फंगी करते हैं। अभी उसने पूछा, एक ने क्या नाम था, किसी ने पूछा कि जो वायरस जो होते हैं वो डिकम्पोजर में शामिल क्यों नहीं होते? तो फिर आपको थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। जो वायरस जो होते हैं, एक ने क्वेश्चन किया कि सर डिकम्पोजर में शामिल क्यों नहीं होते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये वायरस जो होते हैं ये होते हैं, दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन। जो वायरस जो होते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। सर न्यूक्लियोप्रोटीन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऐसा प्रोटीन जो कि जुड़ा हुआ हो किसके साथ? डीएनए के साथ या आरएनए के साथ, इसे बोला जाता है क्या? इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो हम वायरस को हम क्या बोलते हैं? देखो, वायरस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सर ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायरस जो होता है ये कभी भी, आप सोचो, शरीर के बाहर ये डोरमेंट स्टेज में रहेगा, सुसुप्तावस्था में रहता। जब तक इसको माध्यम नहीं मिल जाता, जब तक इसको मीडियम नहीं मिलता है, ये डोरमेंट स्टेज में ही रहता है, ये सुसुप्तावस्था में ही रहता है। हमने बोला कि भाई वायरस किस में शामिल है? डिकम्पोजर में शामिल नहीं। डिकम्पोजर का तो खुद का मेटाबॉलिज्म होता है, वो खुद से अपना भोजन का पाचन करते हैं। मगर ये तो क्या है? ये तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, एक प्रकार का परजीवी है जो केवल जीवित जीव के अंदर ही जिंदा रहेगा, उसके बाहर तो यहां पर ये मर जाता है। अब शेर तो मर चुका है, अब उसको तोड़ना है, तो ये तो जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जिंदा रहता है।
बात को समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि एक प्रकार का परजीवी है ये, इसलिए डिकम्पोजर में शामिल नहीं होता है ये। हमने कितना बड़ा इसको बोला है, हमने इसको बोला है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब सजीवों के और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी हमने इसको बोला है, हमने इसको जोड़ने वाली कड़ी बोला है। सर ऐसा क्यों बोला है? ऐसा हमने इसलिए इसको बोला है क्योंकि जब ये शरीर के अंदर रहेगा वायरस, तभी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करेगा, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, प्रजनन हो गया। और जैसे ही शरीर के बाहर आता है तो ये डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ रहता है, जैसे होता ना शक्कर के डब्बा था शक्कर का, उसमें शक्कर को बंद करके आपने रखा हुआ है। बस ऐसे वायरस को मैं बंद करके रख सकता हूं। एक शब्द और आपने सुना होगा, इसे बोलते बायो वेपन। शब्द यदि आपने सुना, उसको बोलते हैं क्या? बायो वेपन कहा जाता है। बायो वेपन का मतलब यही होता है सूक्ष्म जीवियों का हथियार के तौर पर उपयोग करना, यही कहलाता बायो वेपन। इसलिए हम इसे उसमें शामिल नहीं है डिकम्पोजर में, क्योंकि डिकम्पोजर तो शरीर के बाहर रिएक्शन हो रही है, डेड बॉडी में रिएक्शन हो रही है, लिविंग बॉडी में रिएक्शन बिल्कुल भी यहां पर नहीं हो रही है ना? तो ये जो मैंने आपको बताया बात, ये पूरी की पूरी कहानी का सार ये रहा है ना। अब इसको तो केवल अब आपको देखना बस है क्या क्या इसमें बच रहा है, अब आप देख लो। तो अब ये बता क्या रहा है? वो ये बता रहा भाई साहब प्रोड्यूसर के बारे में चर्चा कर रहा, उत्पादक के बारे में अभी हम देख ही चुके हैं, उत्पादक के बारे में। तो उसने क्या बोला? भाई साहब इसमें सभी क्या जाते हैं? ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला क्यों आते हैं? आपने बोला कि सर ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। चलो, तो मैंने बोला ये अभिक्रिया क्या होती है? तो कई बार मैं आपको रिएक्शन बता चुका हूं, ये लिखी रिएक्शन, कई बार चर्चा हो चुकी है रिएक्शन की। तो ग्लूकोज परिवर्तित करते, ठीक है, बनाते हैं, बस ये बात यहां पर लिखी है, कोई नई बात यहां पर नहीं लिखी है। यहां पर मॉलिक्यूल को डबल कर दिया है बस, बाकी कुछ नहीं है ना। बहुत बेसिक बात यहां पर लिखी है, मतलब एक बार में ही आप देखेंगे तो आप कहानी को देखकर समझ जाएंगे। अब बस यहां पे क्या चल रहा है? अब सिस्टम यहां पर कैसा पूरा का पूरा कि कौन किसको यहां पर खा रहा है। अब देखो, तो हमने बोला क्या कि जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे क्या पौधे, तो इनमें स्टार्च या भोज के रूप में भोज्य पदार्थ क्या रहेगा? संग्रहित रहेगा। इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? जो इसको पहले खा लेगा वो कहलाएगा भाई साहब, उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर इसे हम यहां पर बोल देंगे। देखो, जैसे ये सूर्य प्रकाश था, ये था लाइट, ये कैसा कंपोनेंट है? ये ए बायोटिक, ये अजैव घटक है भाई पार्श्विक तंत्र का, ये ए बायोटिक कंपोनेंट है। ये क्या है? ये है आपके ग्रीन प्लांट है, ये कैसा कंपोनेंट है? ये बायोटिक है। इसको किसने खा लिया? इसको किसी बकरी ने खा लिया मान लो इसने, तो ये क्या है? ये है हर्बीवोर, ये हो जाएगी शाकाहारी। अब इसको किसी शेर ने खा लिया, ये हो जाएगा क्या? मांसाहारी लिखा है। और ये ओमनीवोर्स लिखा है, इसे बोलते हैं सर्वाहारी कहा जाता है। मनुष्य, एक बार पीटी में भी क्वेश्चन बना, मनुष्य किस कैटेगरी में आता है? तो मनुष्य आता है कैसा? ये आता है सर्वाहारी कैटेगरी में आता है। सर्वाहारी क्यों? क्योंकि ये रोटी भी खाता है और नॉन वेज भी खा लेता है। अकेला कुछ लोग बोलते हैं मांसाहारी हैं, तो ऐसा थोड़ी केवल रोज मांस ही खाते हैं, रोटी भी तो खाते हैं, बर्गर पिज्जा भी तो खाते हैं। तो हम शाकाहारी की तरह भी बिहेव करते हैं और मांसाहारी की तरह भी हम क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम आते हैं सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। हम दोनों को बराबर बराबर लगभग खा लेते हैं। ठीक है, तो ये वही बातें यहां पर लिखी, कोई नई बातें आपको नहीं बताई गई हैं इसमें। हाँ जी। अब वो बता रहा कि पार्श्विक तंत्र कहां कहां पर हो सकता है। तो हमने बोला कि भाई साहब एक तो पानी में हो सकता है, एक जंगल का हो सकता है भाई साहब, एक घास का हो सकता है, ये फसल का भी तो हो सकता है। मैंने, और जैसे यहां से क्वेश्चन बना है, और फसल कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? इसे ही कहा जाता है क्या? कृत्रिम पार्श्विक तंत्र यहां पर कहा जाता है। ये देखो आप, जो कौन सा है? फसल तंत्र जो आपको दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि फसल हम लगाते हैं, तो हमने फसल लगाई तो फसल उगाई। फसल में क्या होगा? जमीन में ढेर सारे सूक्ष्म जीवी हैं, वो डिकम्पोजर का यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, फसल में अब मान लो कीड़े लग रहे हैं, इल्लियां लग रही हैं, तो उनको खाने के लिए मान लो बतख बोलो, उनको खाने के लिए बगुला आके बैठा, या दूसरे पक्षी उसको खा रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम हमने भी तो तैयार कर दिया है। ये एक प्रकार का क्या कृत्रिम पार्श्विक तंत्र है, या कृत्रिम पारितंत्र का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये एक बार क्वेश्चन पूछा है।
अगला देखो, अब ये बता रहा है कि उत्पादक कौन कौन हो सकते हैं। तो देखो ये विभिन्न प्रकार के शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करें, झाड़ियां हो सकती हैं, शाकीय पौधे हो सकते हैं, फसलें हो सकती हैं, ये सभी की सभी किसमें शामिल हो जाते हैं। प्राइमरी आपको देखने को मिलता है क्या, ये आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर में देखने को मिलेगा। लार्ज ट्री हो गया, बुशेस मतलब झाड़ियां हो गई, दिखाई दे रहा आपको। शाकीय पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। हर्बेसियस प्लांट नीचे लिखा हुआ देखो, वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस, वीड्स, हर्बेसियस प्लांट, प्रेजेंट क्रॉप, ये जो सबके सब हैं ये किसमें शामिल होते हैं, ये उत्पादक के अंतर्गत यहां पर शामिल होते हैं। अब फिर वही बहुत बेसिक बात यहां पर की जा रही है, उपभोक्ता, कंज्यूमर कौन कहलाएगा। भाई साहब जो सीधे चीजों को खाएगा वो कंज्यूमर कहलाएगा। अब जैसे अब देखो, अब इसमें कौन कौन से जाते हैं, इसमें जाते हैं पहले प्राथमिक उत्पादकों को जो सीधा सीधा खाएगा, दिखाई दे रहा है, उपभोक्ता, हाँ जी दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा कुछ नहीं है, इसमें यह बताया गया है कि जो उपभोक्ता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है शाकाहारी, जो सामान्यतः आपका प्राथमिक उपभोक्ता होगा, है ना। दूसरा मांसाहारी, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता की कैटेगरी में आएगा। तो यही बातें इसमें लिखें, कुछ नई बातें यहां पर नहीं बताई गई हैं। लोटिक और लेंटिक, लोटिक इकोसिस्टम के आधार पर पौधों का वर्गीकरण है, खुशी पांडे। हाँ, पौंड प्राकृतिक भी हो सकता, कृत्रिम भी हो सकता है। लोटिक और लेंटिक दिखाई दे रहा है ना, वो खुशी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको जल्दी से बताता हूं। देखो एक होता है लोटिक, LOTIC, एक होता है लेंटिक, पहले जी की भी होता है, ढेर सारे होते हैं इसमें। लोटिक, लोटिक क्या कहलाता है, कैसे याद करें सर हम इसको, लोटिक को देखो, लोटिक एक इसमें शब्द बना दूं क्या, लोटिक प्लांट, और समझ में आएगा। लोटिक प्लांट या अगर लेंटिक प्लांट। अब खुशी ने ये क्वेश्चन पूछा, जल्दी से देखो बात करते, ये क्या है, ये आवास के आधार पर वर्गीकरण है दरअसल। देखो लोटिक, लोटिक प्लांट, मैं आपसे बोलूं कोई एग्जाम्पल दो लोटिक प्लांट का, बताओ कोई एग्जाम्पल दो लोटिक प्लांट का, किसी को पता हो तो। ये आवास के आधार पर वर्गीकरण है, लोटिक और लेंटिक, है ना। तो लोटिक बताओ जल्दी से, किसी को पता हो तो फिर मैं बताता हूं, मैं ऐसा बताऊंगा आप जीवन भर नहीं भूलोगे। बताओ लोटिक प्लांट का किसी को कोई एग्जाम्पल पता हो, पहले तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए तब तो एग्जाम्पल पता होगा, मीनिंग नहीं पता तो एग्जाम्पल फिट बैठेगा ही नहीं आपका। बताओ किसी को एग्जाम्पल पता हो इसका तो, मगर मैं आपको ऐसा बताऊंगा जीवन भर नहीं भूलोगे। मुझे कुछ आंसर तो मिल रहे हैं, निकिता ने एक आंसर दिया, एक अमन ने आंसर दिया, एक राज ने आंसर दिया है। पहले शब्द का मीनिंग समझ लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर दिक्कत नहीं है। ना 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 ना, लोटिक और लेंटिक, पहले शब्द तो क्लियर हो जाए, लोटिक क्या कहलाता है। हिंदी में भी लोटिक बोलते हैं, लोटस नहीं है इसका एग्जाम्पल मगर, है ना। हाँ नहीं पता, सभी लोगों ने अपने हथियार डाल दिए कि सर नहीं पता। पहले शब्द का मीनिंग आप समझ जाओ फिर आप सारी बातें। अच्छा मैं इसको बोल सकता हूं लोटिक प्लांट बोल सकता हूं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, लोटिक इकोसिस्टम, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, लोटिक इकोसिस्टम, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या इसको। हाँ सर ये तो शब्द है, इसको अभी आपने पौधे के साथ लगा दिया, अब इकोसिस्टम के साथ आपने लगा दिया, इसका मतलब सर, इसका मतलब बस आप हमें बता दो तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ध्यान देना, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, नॉन टेक्निकल है मगर आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देखो लोटिक, कुछ ऐसा शब्द कर, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, है ना। अच्छा कहीं ने पहली बार सुना, जीवन भर याद रहेगा। एक मिनट रुको तो जरा, एक मिनट के बाद आपने बोला लोटिक, ऐसा फोनेशन साउंड इसका देखो, ऐसा नहीं लगा लोटा कोई बोल रहा हो, लग रहा है ऐसा लगा लोटिक, ऐसा नहीं लग रहा शब्द लग रहा हो लोटा। हाँ ना करके बताओ, मैंने बोला लोटिक शब्द, मैंने बोला 3-4 बार बोला, ऐसा साउंड सा प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि लोटा टाइप कोई शब्द का उपयोग हो रहा हो, है ना। हाँ ना बताओ, आपने बोला लोटिक, आपने बोला तो मैंने बोला ऐसा कुछ साउंड सा नहीं लग रहा है कि लोटा टाइप कुछ, बोलो हाँ ना जल्दी करके।
लग रहा है? बस लोटेक से याद रखना लोटा। अब ध्यान से सुनना, नदी बह रही थी, नदी बह रही थी, नदी में मैंने लोटे को फेंक दिया, तो लोटा क्या होगा सर? लोटा तैरता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, कुछ लोग समझ गए। लोटे मैंने बोला नदी बह रही थी, नदी में मैंने लोटे को फेंक दिया, तो लोटा क्या हो जाएगा? लोटा बहता हुआ जाएगा। बस इतनी बात याद रख लेना। नदी में मैंने लोटा फेंक दिया तो लोटा कहां जाएगा? वो बहता हुआ चला जाएगा। बस अब देखो, अब इसका मीनिंग बताओ। देखो, लोटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो बहती हुई नदी में, बहते जल में पाए जाने वाले पौधे। बात समझ में आ रही है? लोटिक का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग, मतलब स्वतंत्र अवस्था में तैरना, ये कहीं बंधा हुआ नहीं रहेगा। तो लोटिक के आगे मैंने क्या लगा दिया? पौधे। तो आपने बोला सर ऐसे पौधे जहां नदी बहेगी वहां पर ये बहते चले जाएंगे, इनको बोलते लोटिक प्लांट। जैसे सर एग्जांपल मैंने बोला ढेर सारी एलगी, काई, नदी के ऊपर काई थी, काई यहां पर थी, वो जा रही है, बहते हुए जा रही है, वो जमीन से जुड़ी हुई थोड़ी है। अब कई लोग एग्जाम्पल इसका लोटस दे रहे थे। लोटस तो क्या होता? वो तो लैंटिक कैटेगरी में आता, वो जमीन से चिपका हुआ है, पानी बहावाएगा, लोटस हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अब मैंने इसको लोटा शब्द को या लोटेक शब्द को जोड़ दिया इकोसिस्टम के साथ, तो मैंने बोला ऐसा नदी में पाया जाने वाला ऐसा इकोसिस्टम जो तैरता हुआ हो। सर तैरता हुआ? हाँ जी। मैंने बोला हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी, तो ये क्या होगी? ये तैरती हुई जाएगी, प्रकाश संश्लेषण भी करती जाएगी और तैरती हुई नदी के साथ ही बहती हुई आगे की तरफ चली जाएगी। हाँ, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन शब्द यहीं से बना, अभी उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो हमें एक शब्द तो क्लियर हो गया कि लोटेक का मतलब होता फ्री फ्लोटिंग। अब यहां पर देखो दो तीन शब्द और बता देता हूं इससे जुड़े हुए। एक ने पूछा फाइटोप्लैंक्टन। देखो तालाब में भी, प्रियंका, तालाब में भी तो फ्री फॉल हो रहा ना भाई, हवा जहां चलेगी वहां लोटा उस तरफ चला जाएगा, तालाब में भी, झील में भी। मगर कहने का मतलब है लोटेक का मतलब है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब लोटेक क्या हो सकता? मतलब तैरता हुआ है। तो लोटेक पौधे आपने बोला तैरते हुए, चाहे तालाब के ऊपर भी रहे। अब तालाब के ऊपर हवा चली, इस कोने से उस कोने चले गए, उस कोने से इस कोने आ गए, इस कोने से इस कोने आ गए। झील में भी यही है। लोटेक का मतलब फ्री फ्लोटिंग, जहां धारा प्रवाह उसको लेकर जाएगा वहां चला जाएगा। दो तीन शब्द और आप पढ़ते होंगे, एक होता फाइटोप्लैंक्टन, एक होता जू प्लैंक्टन। सर प्लैंक्टन क्या सर यहीं से बना है क्या? लोटेक से? प्लैंक्टन, हाँ जी। फाइटो का मतलब होता है पौधे, जू का मतलब होता है एनिमल। ऐसे पौधे जो पानी पर तैरते हैं इन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब पौधे होता, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, फाइट याद करो, PHYTE। फाइट का मतलब ही क्या होता है? प्लांट होता है। बात समझ रही है? फाइटो का मतलब ही क्या होता है? प्लांट यहां पर होता है। बात समझ रही है? सर इनमें रूट्स होती है, बिल्कुल रूट्स होती है, यस बिल्कुल होती है। फ्री फ्लोटिंग रूट्स होती है, वो तैरती रहती है, उसमें क्या है? हमने बोला जू प्लैंक्टन। जू का मतलब क्या है? जू का मतलब एनिमल, प्लैंक्टन का मतलब तैरते हुए। ऐसे एनिमल जो तैरते हुए रहते हैं। सर एनिमल भी तैरते? जी हां। अब मैंने बोला पानी में है अमीबा, पानी में है पैरामीशियम। तो भाई साहब अमीबा है जो पैरामीशियम है, ये पानी के साथ ही तैरते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। इतनी ताकत तो होती नहीं कि पानी के विपरीत मछली के जैसा तैर जाएं। तो जहां जहां पानी जाएगा ये सूक्ष्म जीव भी उसी के साथ तैरते हुए चले जाएंगे। इनको नाम दे दिया क्या? जू प्लैंक्टन नाम दे दिया। इसे जो पौधे तैरते हुए चले जाते उसको फाइटो प्लैंक्टन यहां पर नाम दे दिया। शब्द खुद चिल्ला चिल्ला के मीनिंग बता रहा, कोई नया शब्द यहां पर नहीं है। तो हमने क्या सीख लिया? लोटिक मतलब लोटा, लोटा मतलब फ्री फ्लोट, बस कुछ भी लगा दो। आपने बोला लोटेक इकोसिस्टम, तैरता हुआ इकोसिस्टम। आपने बोला लोटेक प्लांट, मैंने बोला तैरते हुए पौधे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लैंटिक। लैंटिक ये क्या होंगे? ये स्टेशनरी होंगे, तो जलीय पौधे, मगर ये स्टेशनरी होंगे, ये रुके हुए होंगे। इनकी जड़ें तली में होंगी और ऊपर निकल आएंगे, ना भी निकलेंगे, मगर ये जहां पानी जाएगा वहां नहीं जाएंगे, ये वहीं पर रहेंगे। इनको बोल देंगे लैंटिक। एक होता पैलेजिक, एक होता बेंथिक। ढेर सारे टाइप हैं इसके। दो आपने पूछे थे, सो मैंने दो आपको बता दिए।
काय का नाम बड़ा कंफ्यूजन है। देखो लोटेक, लोटेक मतलब लोटा, लोटा मतलब पानी में फेंक दिया तो तैरते हुए जा रहा है, बस इतनी सी तो बात है उसमें, कोई नई बात तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, चलो अब हमने बोला कि जो उत्पादक होते हैं इनको भी हमने अलग अलग कैटेगरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर हमने क्या कर दिया, से क्लासिफाई यहां पे कर दिया, हमने से वर्गीकृत यहां पर कर दिया। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, है ना। तो हमने बोला क्या उपभोक्ता किस कैटेगरी के हो गए, हमने बोला 3 कैटेगरी के, जो सामान्यतः हमें चीन में देखने को मिलते हैं। चीन मतलब जो आपकी होती है क्या, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो होती है ना, उसमें हमें, तो हमें कैसे देखने को मिलते हैं, 3 कैटेगरी के देखने को मिलते हैं। पहला हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, है ना। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, देखो इसे एग्जाम्पल लिखा है, ये सब के सब कैसे होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो सीधा सीधा भोजन अपना किससे, प्लांट से या पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, लिखा हुआ हिरण हो गया, खरगोश हो गया, टिड्डा हो गया, चूहे हो गए, ये सीधे अपना भोजन किससे, नेचर से या बोलना चाहिए पौधों से प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें हम बोल देते हैं क्या, इन्हें कह दिया जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी बोल देते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हम इन्हें ही बोल देते हैं। दूसरा बात करते हैं सेकंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो हमने क्या बोला कि ऐसे जीवधारी आते हैं जो कहां से, जो अपना भोजन किन से लेते हैं, जो हर्बीवोर्स जो होते हैं, है ना, जो शाकाहारी जो होते हैं, गेट देयर फूड बाय द ईटिंग फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त कर लेते हैं, प्राथमिक कंज्यूमर से प्राप्त कर लेते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं क्या, द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर इन्हें कहा जाता है। तीसरा कहलाता है क्या, टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता क्या काम करेंगे, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं से, दोनों से प्राप्त करेंगे। ये देखो मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ये रहा एग्जाम्पल। हम बात कर रहे हैं किसकी, टर्सरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तृतीयक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त कर लेगा, ये सीधा हिरण को भी खा सकता है भाई, है ना, ये सीधा लकड़बग्घी को भी खा सकता है। तो भाई हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो तृतीयक होंगे वो द्वितीयक से प्राप्त करेंगे, ये प्राथमिक से भी प्राप्त कर लेंगे, ये द्वितीयक से भी यहां से प्राप्त कर लेंगे। आ रही ना बात समझ में, प्राथमिक से भी प्राप्त कर लेंगे, द्वितीयक से भी यहां पर प्राप्त कर लेते हैं, इन्हें कहा जाता है क्या, तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बोल सकते प्रियंका वर्मा, पौंड जो होता है वो तो ऑप्शन देख के पता चलता है ना क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक भी हो सकता, कृत्रिम भी हो सकता है ना, प्राकृतिक भी हो सकता, कृत्रिम भी यहां पर हो सकता है। मनुष्य आता भी बताया मैंने, ओमनी बुरस में आता है, सर्वाहारी में आता है, विशाल, वो सब कुछ खा लेगा, इन सबको खा लेता, वो तो सब खा जाता आदमी। और ये भी बैक्टीरिया भी खा लेता, सब खा लेता आदमी। बैक्टीरिया को तो हम खाते ही हैं, जैसे हम खा लेते लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, नहीं खाते, वो सब मनुष्य सबको खा लेता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सब इसको भी खा लेगा। अच्छा ये भी नहीं बचने वाला, बैक्टीरिया को भी हम खा लेते, हम फंगी को भी खा लेते, हम कवक को भी खा लेते, खाते कि नहीं खाते हम कवक को, बताओ, हम कवक को खाते हैं कि नहीं खाते, बैक्टीरिया को खा लेते हैं, कवक को खाते हैं कि नहीं खाते, बताओ, आना करके आंसर दो, हम कवक को खा लेते हैं कि नहीं खाते हैं। हम कवक को खा लेते हैं कि नहीं खाते, बताओ। हाँ लोग समझ गए,
खा लेते हैं भाई साहब। हम मशरूम खाते हैं ना, मशरूम की सब्जी, तो मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक तो है, हम कवक को भी खा लेते हैं, हम बैक्टीरिया को भी खा लेते हैं। हम दही खाते ही हैं और दही में होता लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो हम कवक को भी खा लेते हैं, हम बैक्टीरिया को भी, हम सब खा लेते हैं। हम आते हैं सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं, मतलब हम सब कुछ खा जाते हैं भाई साहब। ठीक है, एक कैटेगरी और बना दी, टॉप कार्निवोरस बना दी है, उच्च मांसाहारी बना दी है ना, उच्च मांसाहारी बना दी है। उच्च मांसाहारी को सामान्यतः इकोसिस्टम में कोई मारकर नहीं खाता है ना। कोई भी पासिक तंत्र होगा जो उच्च मांसाहारी जो होते हैं, इसको कोई भी मारकर नहीं खाता। सामान्यतः बोला, बस आदमी बस ना पहुंच जाए वहां पे, आदमी पहुंचेगा तो वो हाहाकार मचा देगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला ये घास, घास को खाया भाई साहब, किसी ग्रासोफर ने खा लिया, किसी टिड्डे ने घास को खा लिया, ठीक है। अब इस टिड्डे को पकड़ लिया किसी मेंढक महोदय ने, टिड्डे को पकड़ लिया, ठीक है। इस मेंढक को पकड़ लिया किसने? इस मेंढक को सांप ने हजम कर लिया, और इस सांप को खा लिया किसी बाज, इसको उठाकर ले गया। तो ये जो होगा ये हमारा कहलाएगा प्रोड्यूसर, ये कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, ये कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कहलाएगा टर्सरी कंज्यूमर, ये कहलाएगा टॉप कॉर्निवोर्स। उच्च मांसाहारी, उच्च मांसाहारी का मतलब यहां पर क्या है? उच्च मांसाहारी का मतलब यह है कि भाई साहब ये जो है ये सीधा इसको खा लेगा, ये सीधा इसको खा लेगा, ये सीधा इसको भी खा लेगा, है ना। और बाज को घास से मतलब है क्या? प्रोड्यूसर से, इसको रोटी भी दे दो तो भी ये खा लेगा, सब खा लेगा ये। मगर नेचुरल अपन देखें, प्राकृतिक तरीके से अपन देखें तो भाई प्राकृतिक तरीके से इसको कोई खाएगा नहीं, इसका कोई शिकार नहीं करेगा। हाँ, बशर्ते अब आदमी बस ना पहुंच जाए जंगल में, हम तो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सामान्यतः इसे कोई नहीं खाएगा। तो वही यहां पे बात लिखी गई है। तब तो हमने इसको बोला टॉप कॉर्निवोर्स, बोला उच्च मांसाहारी, हमने यहां पर इसे बोला है ना। तो जो उच्च मांसाहारी को सामान्यतः कोई नहीं खाएगा, हां जब ये मरेगा तो जो अपघटक करता होंगे डिकम्पोजर, जो अपघटक करता होंगे इसको दोबारा से क्या कर देंगे? मिट्टी में यहां पर मिला देंगे। ये हो सकता है, बस हो सकता नहीं, ऐसा होता ही है ये। हम्म, अच्छा देखो, अगला मनुष्य की हमने अलग ही कैटेगरी बना के रखी, क्योंकि इसके हरकतें ठीक से नहीं समझ में आई हमें, तो हमने अलग से कैटेगरी बना दी। देखो हमने इसमें देखो क्या लिखा है, हमने बोला उपभोक्ता प्राथमिक उच्च मांसाहारी हमने देख लिया, टॉप कॉर्निवोर्स हमने देख लिया। फिर हमने बोला भाई साहब कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो मतलब मांस भी खा लेंगे, जो शाकाहारी भी खा लेंगे, यानी सर्वभक्षी या ओमनीवोरस सर्वाहारी कहा जाता। देखो इसमें देखो हमने एक ही एग्जाम्पल लिखा, बिल्कुल मनुष्य, तो हमने बोला बहुत सटीक एग्जाम्पल हमें यही मिल रहा है। सटीक एग्जाम्पल हमें क्या मिल रहा है? हमें बहुत शानदार एग्जाम्पल यही मिल रहा है। तो मनुष्य को हमने ओमनीवोर्स कैटेगरी में यहां पर शामिल किया है। हाँ, वहां चाइना में सब कुछ खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं। हम इकोसिस्टम के पार्ट है ना, बिल्कुल 100% पार्ट है। अभिषेक, हमको अलग कैटेगरी बना के रखा गया, देखो ना ये अलग कैटेगरी, ओमनीवोर्स, ना शाकाहारी है ना मांसाहारी, हम दोनों हैं। हम इकोसिस्टम के पार्ट हैं, 100% पार्ट है, मगर हमें अलग कैटेगरी बना के रखा गया है। एक फंक्शन होता है चाइना में, यदि आपने देखा हो, यूलिन फंक्शन, कभी आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको देखकर मजा आ जाएगा। एक फंक्शन होता है चाइना में, इस फंक्शन को बोलते हैं यूलिन फंक्शन कहा जाता है। इसको बोलते हैं डॉग मीट ईट फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस यूलिन फंक्शन में कुत्ते का मांस खाया जाता है।
चाइना में बहुत फेमस फंक्शन है। जब यहाँ पे ये फंक्शन आने वाला होता है, त्योहार है उनका दरअसल, जब उनका त्योहार ये आने वाला होता है, यूलिन फेस्टिवल आने वाला होता है, तो उस समय होता क्या है कि बहुत सारे कुत्तों की चोरियां बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? तो कुत्तों को अवैध तरीके से मारकर यहां पर फिर खाया जाता है ना। हाँ, सफिशियंट है साक्षी तिवारी, है ना, सफिशियंट है साक्षी। इस फंक्शन को बोलते हैं यूलिन फंक्शन कहा जाता है। अब कभी क्लास के बाद आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। एक फेस्टिवल होता है दरअसल चाइना वालों का, उसमें वो कुत्ते को मारकर खाते हैं, वो अलग अलग तरीके से मारकर खाते हैं। वो स्ट्रीट डॉग वगैरह सबको खा लेते हैं, मतलब सब खा जाते हैं। उनकी सड़कों में कुत्ते आपको देखने को नहीं मिलते, यदि मिलते भी हैं तो यूलिन फंक्शन के आते आते वो रोड पे दिखाई ही नहीं देते, लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। तो बड़े न जाने कैसे कैसे तरीके से उसको बनाते हैं, उबाल कर ही। आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। यूलिन फंक्शन उनका फेस्टिवल ही है, उसको बोलते हैं क्या, डॉग मीट ईट फेस्टिवल, ये नाम ही है उनका, त्योहार है ये उनका दरअसल। 9 दौर का चल रहे मेरे से, तुम क्या काम करा रहे हैं, ये बातें आ गई यूलिन फंक्शन की। चलो यहां देखो, हम बात करते हैं अब किसकी बात कर रहे हैं, हम डिकम्पोजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो डिकम्पोजर क्या काम करते हैं, जो टॉप कॉर्निवोर्स जो होते हैं, उच्च मांसाहारी जो होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, उनको दोबारा से मरने के बाद क्या करते हैं, जमीन में यहां पर मिला देते हैं, है ना, दोबारा से जमीन में यहां पर मिला देते हैं। हाँ, देसी विदेशी रोड छाप सबको वो, क्योंकि हर कोई नहीं खरीद पाता भाई। अब यूलिन फंक्शन है तो उनको भाई ब्रीड चाहिए, तो उन्होंने बोला भाई हम डाबरमैन कुत्ता खाएंगे। तो अब किसी हर कोई डाबरमैन थोड़ी खरीद पाएगा, उसमें हम रोड किनारे का खाएंगे, ऐसा है। रूबी यादव कह रहे कि सर हमें जरूर जरूर देखना है, बहुत बढ़िया रूबी, देख लो तुम, सब खा लेते हैं। डिकम्पोजर मतलब अपघटक करता। अपघटक करता में कौन शामिल होते हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ होगा, लिखा है कि नहीं लिखा होगा, हाँ, ये बता रहा है कि ये जितने भी उसमें पदार्थ होते हैं दोबारा से यहां पर उसे क्या कर देते हैं, उन्हीं पदार्थों में यहां पर तोड़ देते हैं। और जितने भी साइकिल जो होते हैं उनको चलाने में क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाते हैं। अपघटक कर्ताओं में देखो कौन कौन आता है, देखो अपघटक कर्ता के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, सेप्रोफाइटिक फंगी और बैक्टीरिया आते हैं। जितना लगे सो उतना एमपी लगाइएगा। सर सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइट कहा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कहां कहां की ये इलाज लेकर आ रही है। ये किसी को टीबी हो जाता है तो उसे कुत्ते को खिलाया जाता है, तो कुत्ता, वो सच में उन्हें डॉग का सर खिलाया जाता है, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टीबी जो होता है, टीबी होता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है टीबी। कुत्ते का मांस खाने से आपको ठीक नहीं होने वाला है टीबी, इलाज कराना पड़ेगा। उसके इलाज के लिए एक प्रोसेस को बोलते हैं डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, वो टीबी का इलाज होता है। कुत्ते का मांस खाने से टीबी ठीक नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये गलत सुना है, ऐसा गलत सुना है। जो टीबी जो होता है, किसी किसी धारणाओं में जी रहे तुम लोग हैं। देखो हम बात किसकी कर लेते हैं, टीबी की। टीबी का क्या, अच्छा कई लोग, मैं क्लास में लिखवाता हूं ना, कई लोग ऐसा लिखते हैं टीबी, तो मैं इनको खड़ा करके एक चांटा जरूर मार देता हूं। वो ऐसा लिखते हैं टेलीविजन, कई लोग लिख भी रहे होंगे टीबी, ऐसा लिख लेते होंगे। टीबी लिखना है, इसका पूरा मतलब ट्यूबरक्लोसिस। इसका पूरा नाम क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, यह है एक बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। सर कौन सा बैक्टीरिया, सुन लो।
ये रहा बैक्टीरिया, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सर ये बैक्टीरिया कहां पर होता है? ये अपनी जो कॉलोनी बनाता है ये लंग्स में बनाता है, जो फेफड़े जो होते हैं ना, फेफड़े, तो फेफड़े में अपनी एक कॉलोनी बनाता है। जब भी किसी व्यक्ति को टीबी होता है डॉक्टर बोलता है भाई एक काम करिएगा, आप पहले जाओ और जरा एक्सरे करा के लाओ, अपनी बोलेगा सीने का या छाती का क्या करा के लाओ, एक्सरे करा के लाओ। और जैसे ही वो व्यक्ति एक्सरे करा के लाता है और डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे को क्या काम करेगा, वो देखेगा। एक्सरे करा के लाता है तो एक्सरे को जब वो जैसे ही गौर से देखता है तो उसको फेफड़ों में कुछ ऐसी बनी हुई कॉलोनियां दिखाई दे जाती हैं। ये जो कॉलोनी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? इसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की यहां पर बनी हुई होती है ना, यही। तो अब जैसे अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में यहां पर तो इसकी जो होती कफ की जांच होती है, क्योंकि कफ के साथ अब खांसी चलेगी, क्योंकि यहां पे क्या होगा, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैक्यूल से यहां पर भी कल्चर हो रहा बैक्टीरिया, तो कफ के साथ वो बैक्टीरिया आता, तो बोलता डॉक्टर कि अपने कफ की जांच भी करा के आओ, बलगम की जांच इसको आप बोलते हो। तो कफ की जांच में बैक्टीरिया यदि सीन हो जाता है तो डॉक्टर बोलता भाई साहब आपको हो चुका है टीबी। अब टीबी के लिए हम क्या करें, तो टीबी का इलाज मैं आपको बताता हूं। हम इलाज टीबी का बचपन से करते आ रहे हैं, रेमेडी देखो, उपचार। टीबी का हम बचपन से उपचार करते आ रहे हैं। पहला उपचार हम क्या काम करते हैं, हम पहला उपचार देते हैं बीसीजी की वैक्सीन। जितने भी लोग होंगे सब अपने उल्टे हाथ पे देखना, यहां पर एक निशान बना होगा। सभी लोगों को लगती बचपन में जैसे ही बच्चा पैदा होता है 2 घंटे के भीतर हम पहला टीका लगा देते हैं उसको। पहले टीके का नाम होता है, से बोलते हैं बीसीजी का टीका। 50 बार पीटी में पूछा जाता है कि बताओ जरा बीसीजी का टीका किसके उपचार के लिए लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है किसके लिए, टीबी के उपचार के लिए लगाया जाता है। फिर लोग पूछ लेते हैं कि सर ये बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस ऑफ कैलमेट एंड ग्योरेन। सर ये आपने क्या लिख दिया कि बैसिलस ऑफ कैलमेट एंड ग्योरेन। बैसिलस का मतलब होता है ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो कैसा हो, रॉड शेप हो, रॉड के आकार का, इस तरीके का कोई भी बैक्टीरिया हो, इसे इसे बोला जाता है बैसिलस कहा जाता है। सर कैलमेट और ग्योरेन क्या है भाई साहब, तो भाई साहब ये हैं वैज्ञानिकों के नाम, ये हैं क्या, वैज्ञानिकों के नाम। कौन कौन से, कैलमेट और ग्योरेन, इन दोनों ने मिलके पहली बार बीसीजी के टीके को बनाया था। तो पहला हमें बचपन से ही लग जाता है क्या, बीसीजी का टीका लग जाता है। दूसरा, टीबी के इलाज के लिए हम यूज करते हैं डॉट्स। आप कभी भी अपने सरकारी अस्पताल या सरकारी जहां पर अस्पताल है आपका वहां पर जाओगे तो कुछ आपको स्लोगन लिखे हुए मिलेंगे, कैसे कि डॉट्स अपनाएं टीबी भगाएं, टीबी का सरतिया इलाज डॉट्स, ऐसे को स्लोगन आपको देखने को मिलेंगे। सर ये डॉट्स ये क्या होता है, डॉट्स का नाम होता है पूरा, ये भी पूछा गया है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये कहलाता है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। 6 महीने का इसका इलाज यहां पर चलता है। तो पहला बीसीजी होता है, दूसरा होता है डॉट्स, और फिर ढेर सारी हम देते हैं क्या, एंटीबायोटिक भी हम देते हैं। तो एंटीबायोटिक में आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये है कुछ टीबी का इलाज। इसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, उसको चिक टेस्ट बोलते हैं, SCHICK, डायग्नोस्टिक टेस्ट, बोर्ड देख लो। सर चिक शैम्पू सुना था, ये चिक टेस्ट क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण, उसको शॉर्ट बोलते डायग्नोस्टिक।
तो आपने कहीं सुना होगा, आपने कहीं सुना होगा मार क्या मुर्गा बनते वो कह रहा कि सर ऑनलाइन पढ़ा नहीं तो मुर्गा बनते। हाँ, हम तो मुर्गा बना देता हूं मैं तो। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता, आपने कहीं अस्पताल के ऊपर लिखा हुआ देखा कि फला फला डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, देखा आपने कहीं? तो डायग्नोस्ट का मतलब ही होता है बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए फेमस परीक्षण कौन सा? डायग्नोस्टिक, इसके लिए चिक टेस्ट है ना। तो ये है भाई टीबी की कहानी। तो कुत्ते के मांस खाने से टीबी ठीक नहीं होता है, उल्टा हो सकता है। यदि कुत्ते को टीबी होगा तो आपको हो जरूर सकता है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर? डिकम्पोजर के ऊपर हम यहां पर बात कर रहे थे। तो डिकम्पोजर क्या काम कर रहे थे, देखो ध्यान से। डिकम्पोजर की अब बात करते हैं हम, अपघटककर्ता की हम यहां पे बात करते हैं। डिकम्पोजर में कौन आते हैं? हमने बोला सेप्रोफाइटिक फंगस, सेप्रोफाइटिक फंगस मृतोपजीवी कवक आ जाती है, और दूसरा जाता है क्या? बैक्टीरिया। अपघटककर्ता क्या काम करते हैं? जो डेड और डिकिंग बॉडी को साफ करते हैं। इसे साफ करते हैं, इसलिए लोग इन्हें बोल देते हैं क्या? क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट, प्रकृति के सफाई कर्ता। या क्लीनर्स ऑफ नेचर, प्रकृति की सफाई करता। ये भी क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। हाँ जी, आ रही बात समझ में? हाँ, डॉट्स में दवा करीब 6 महीने के ऊपर तक चलती है। ये वही लिखा हुआ देखो, इन्हें प्रकृति के सफाई करता कहा जाता है, या स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है, स्कैवेंजर्स। ठीक है, चलो। अब हमने पूरे बायोटिक घटक को देख लिया, अब हम देख रहे हैं किसको? ए बायोटिक कंपोनेंट को देख लेते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं ए बायोटिक। अब चर्चा कर रहे हैं किसकी? ए बायोटिक। ए बायोटिक में कौन आएंगे? नॉन लिविंग। तो सबसे पहले जाते हैं इसमें क्या? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ यहां पे जाते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। जैसे आपने बोल दिया ऑक्सीजन, बोल दिया नाइट्रोजन, आप यहां पे बता रहे CO2, हाइड्रोजन, अमोनिया। ये सभी क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो किसमें शामिल हैं? जो शामिल हैं आपके ए बायोटिक कंपोनेंट में आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। दूसरा जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कार्बनिक यौगिक। अब जिसमें कार्बन शामिल होता है ना, तो अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? यूरिया। यूरिया मतलब ये NH2 CONH2, यूरिया देखने को मिलेगा। ह्यूमस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये सभी की सभी किसमें? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यहां पर शामिल हैं। हाँ, अब बात करते हैं भौतिक घटकों की और बात कर लेते हैं। फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या शामिल होते हैं देखो आप।
फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या यहां पर शामिल होते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट जो आपको आसपास यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे लाइट, लाइट ये वाला लाइट नहीं, नेचर वाला लाइट, जब क्या होता है बिजली यहां पर चमकती है। ओके, जयसवाल अंकित पूछ रहा है कि CO2 क्या है। अंकित का मैं क्वेश्चन क्लियर यहां पर कर दूं, मैं समझ गया उसका क्वेश्चन क्या है। हाँ, अंकित का क्वेश्चन ये है, अंकित जायसवाल का वो ये कर रहा क्वेश्चन कि सर ये CO2 क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। सर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, आप गलत पढ़ा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। दोनों में सर CC आ रहा है, ये तो कार्बनिक कंपोनेंट होने चाहिए, आपको पता नहीं हो, आप इसको बता रहे हो कि ये अकार्बनिक पदार्थों की कैटेगरी में यहां पर शामिल है। जी हां, कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये किस में, इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अंदर कौन कौन आते हैं, ये आता है कार्बन खुद, और कार्बन के आते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्पन्न, जो कार्बन से पैदा हुए हों। तो कार्बन और कार्बन के व्युत्पन्न किस में शामिल होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में या कार्बनिक पदार्थों में शामिल होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या, अपवाद, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी मेटल का कार्बोनेट, किसी मेटल का बाइकार्बोनेट, ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं आते हैं आधुनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आधुनिक कार्बन की परिभाषा के अनुसार ये ऑर्गेनिक पदार्थों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बात समझ में आ रही है, कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी भी मेटल धातु का कार्बोनेट, किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट, और देखो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में नहीं आते हैं। मैं क्वेश्चन समझ गया उसका, उसका क्वेश्चन ये था कि सर CO2 ये भी आने चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ये नहीं आते हैं। ये आधुनिक उसकी परिभाषा आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो कार्बन मेटल का साइनाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ये इसमें शामिल नहीं होते। ये इनऑर्गेनिक में आते हैं, अकार्बनिक में आते हैं, भले ही इनके पास कार्बन है। आ रही बात समझ में? हाँ जी, ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन। कहां दौड़ गए थे अपन, यहां पर है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कंपोनेंट देख रहे हैं, कौन से, फिजिकल। जैसे हमने बोला लाइट, हमने बोल दिया, तो बिजली वाला लाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, लाइटनिंग की जो प्रोसेस जो हवा में हो रही उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना आप समझो घर वाला लाइट। एयर हो गया, इसके अलावा वाटर हो गया, जिनको आप देख छू नहीं सकते हो, ये सभी के सभी शामिल होते हैं किसमें, ये शामिल होते हैं किसमें, तो आपके फिजिकल कंपोनेंट में, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में यहां पर ये शामिल होते हैं। हाँ, अब बहुत बेसिक सी बात यहां पे कर रहा, देख लो आप, पाचक तंत्र में खाद्य श्रृंखला दिखाई दे रहा, फूड चेन, फूड चेन, दो चीजें और सीख लो फिर आप, एक फूड चेन सीख लो, एक फूड वेव सीख लो। फूड चेन की हम बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला की हम यहां पे बात करते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं खाद्य जाल की, हम बात यहां पर कर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला तो अभी हमने देखी ही है। अब खाद्य श्रृंखला में हो क्या रहा था, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा था, हमने से बोला था घास, इसको किसी टिड्डे ने, इसको किसी मेंढक ने,
इसको किसी सांप ने, इसको बाज ने खा लिया। तो ये क्या कहलाता है, इसे हम बोलते हैं क्या, ये होती है आपकी फूड चेन कहलाती है। तो फूड चेन जो होता है, फूड चेन में एक एनिमल दूसरे एनिमल को यहां पे खा रहा है। हमने बोला क्या खाद्य जाल क्या कहलाता है, खाद्य जाल होता है क्या, जब ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं फूड वेव या खाद्य जाल कहा जाता है। ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएं, जैसे एक श्रृंखला ये हो गई, देखो अब घास को टिड्डा अकेला थोड़ी खाएगा, इसको खा लिया भाई साहब खरगोश ने, इसको खा लिया किसी सियार ने, इसको खा लिया किसी लकड़बग्घे ने, इसको खा लिया किसी बाघ ने। ये दोनों ही अकेला घास थोड़ी खाएंगे, इस घास को खा लिया किसी हिरण ने, इस घास हिरण का शिकार कर लिया किसी सियार ने, इसको खा लिया किसी लकड़बग्घे ने, सीधा खा लिया इसको किसी बाघ ने। तो जब ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो आपस में मिलकर ये क्या करती हैं, ये बना देती हैं खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या कहलाता है, खाद्य जाल जो आपस में खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं और ये मिलकर क्या बना देती हैं, ये खाद्य जाल यहां पर बना देती हैं। आप बोल सकते हो इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स बोल सकते हैं। अच्छा देखना मजे की बात, ये अकेली क्या है, ये है फूड चेन है ना। तो मुझे ये बताओ फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कहां से कहां पर हो रहा है, क्वेश्चन पूछा ये। खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, बताओ। दिया है, देखो एग्जाम्पल एक दिया है, ये देखो खाद्य जाल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दिखाई दे रहा आपको। कुछ पौधे को खरगोश भी खा रहा, बकरी भी खा रही है, चूहा भी खा रहा है, टिड्डा भी खा रहा है, इसको बाज चिड़िया ने खा लिया, इसको किसी सांप ने खा लिया, इसको बाघ ने खा लिया। तो ये क्या हो गई, एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई। तो ढेर सारी फूड चेन आपस में मिल गई, तो उसको हमने क्या बोल दिया, यही तो है आपका फूड वेव है, यही तो आपका खाद्य जाल है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ठीक आंसर दिया। मैंने आपसे ये पूछा था कि बताओ एनर्जी का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, किसमें, फूड चेन में, बताओ कहां से कहां हो रहा है। तो एनर्जी का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, हमेशा और हमेशा प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा हमेशा कहां से कहां होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, किसमें, खाद्य श्रृंखला में। बताओ फूड चेन में, इसमें फूड वेब में, इसमें कहां से कहां होता प्रवाह है, बताओ एनर्जी का। इसका तो समझ में आ गया, इसका बताओ मुझे कहां से कहां हो रहा है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, बताओ। मुझे कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, और जितने लोगों ने आंसर दिए हैं वो ठीक आंसर यहां पर दिए हैं, है ना। खाद्य जाल में भी ऊर्जा का प्रवाह कहां से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ही होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ही होता है, मगर कई रास्तों से होता है। देखो मैं आपको रास्ता बताता हूं, जैसे हमने देखा था यहां पर क्या था, ये था खाद्य जाल था, देखना। तो देखो ये था पौधा, इसको किसी टिड्डे ने खा लिया, इसको किसी चिड़िया ने खा लिया, देखो तो एक खाद्य श्रृंखला ये बन गई। ये पौधा, इसको किसी चूहे ने खाया, इसको सांप ने, इसको बाज ने खाया, एक खाद्य श्रृंखला ये बन गई। ये पौधा बकरी ने खाया, इसको बाघ के खा लिया, बाघ ने खा लिया, एक खाद्य श्रृंखला ये बन गई। पौधा, इसको खरगोश ने खा लिया, इसको भेड़िए ने खा लिया, एक खाद्य श्रृंखला ये बन गई। तो हमेशा ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, और ये सारे क्या हो गए हमारे, ये हो गए कंज्यूमर।
तो एनर्जी का फ्लो कहां से कहां हो रहा, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ही हो रहा है, खाद्य जाल में भी, मगर कई रास्तों से हो रहा। ये देखो, पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कई रास्तों से हो रहा, मगर फ्लो कहां से कहां हो रहा है, फ्लो हो ही रहा है कहां से, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ही हो रहा है, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ही हो रहा है। आ रही बात समझ में? देखो, ये भी बता भी रहा है कि इसमें फ्लो कैसा होता है, एनर्जी का यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। दिखाई दिया? क्योंकि एक दिशा में ही तो हो रहा। वो एक दिशा कौन सी हो सकती है? वो हो सकती उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। हाँ, अलग अलग रास्तों से होता है। ऋचा शर्मा, होता तो वहीं से है ना? इसको आप ऐसा समझ सकते हो, इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि कई धर्म हैं, कई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जाना उनको एक ही तरफ है, मानने के तरीके, रीति रिवाज के तरीके अलग हो सकते हैं, तो आपके रास्ते कई अलग हो सकते हैं, मगर जाना एक ही ओर है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ही। ठीक है? कोई बता रहा आपको, एग्जाम्पल दे रहा कैसा कैसे हो सकते हैं खाद्य जाल। ये देखो, डिफरेंस लिखे हुए खाद्य श्रृंखला में और खाद्य जाल में। जो हमने पढ़ा ना, उसको समराइज करके हमने यहां पर ये लिखा है। हाँ, ऑटो से हेट्रो भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, प्रियंका वर्मा। हमने क्या बोला, तो एक दूसरे में क्या होता है, एनर्जी का स्थानांतरण होता, बिल्कुल होता भाई साहब। भाई इसमें भी तो वही हो रहा है। खाद्य श्रृंखलाएं क्या हो जाती है, ढेर सारी यहां पर हो जाती हैं कि वेरियस फूड चेन्स टुगेदर फॉर्म अ फूड वेब। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलके आपस में क्या बना देती हैं, ये खाद्य जाल बना देती हैं। अब इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन डायरेक्शन या यूनी डायरेक्शनल अपन बोल सकते हैं, एक दिशीय होता है। वो भी एक दिशा कहां से कहां, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, जाल में कई पथों से होता हुआ, पथ मतलब रास्ते, कई पाथ उसके हो सकते हैं, है ना। इन दिस इवन थ्रू अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन वन डायरेक्शनल इट पासेस थ्रू अ मेनी पाथ। दिखाई दे रहा है, कई रास्तों से होता हुआ जाएगा, मगर जाएगा कहां पर, एक ही रास्ते पर, मतलब अंत में पहुंचेगा कहां पर, उपभोक्ता की तरफ ही यहां पर पहुंचेगा, है ना। अंत में उपभोक्ता की तरफ ही यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, चलो। फूड वेब का एग्जाम्पल यहां पर दे रहा है। अच्छा, मेरी एक बात मुझे बताना, आ, एक शब्द में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर देना, है ना। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मैंने देखा कि एक जगह पे क्या है, फूड वेब बहुत कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से सोच के आंसर देना। फूड वेब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। मैंने देखा किसी स्थान पर फूड वेब जो है, खाद्य जाल जो है, वो कैसा बहुत जटिल है। ध्यान से मेरे क्वेश्चन सुनना, खाद्य जाल कैसा बहुत जटिल है। तो मुझे ये बताओ, दो ऑप्शन दे रहा हूं, ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये स्थाई होगा कि अस्थाई होगा, बताओ। दो ऑप्शन मैंने आपको यहां पर दिए। किसी भी स्थान में खाद्य जाल बहुत जटिल है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि वो वहां पर जीव जो है या इकोसिस्टम जो है वो कैसा होगा, स्थाई होगा कि अस्थाई होगा। रीजन के साथ बताना, मुझे तुक्का नहीं मारना, है ना, दिमाग लगा के बताना।
खाद्य जाल बहुत ही जटिल है। रीजन भी दो भाई, कुछ लोग कह रहे अनस्टेबल है, कुछ लोग कह रहे स्टेबल है। रीजन दो मुझे पहले, रीजन दो, ऐसा थोड़ी काम चलेगा कि केवल आंसर लिख दिया। मीन्स है बताओ भाई, किसी भी जगह पर खाद्य जाल क्या बहुत ही जटिल है, तो मुझे आप ये बताओ कि वो कैसा होगा, वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, स्थायी होगा कि अस्थायी होगा। हाँ, एक मुझे राधिका ने आंसर मुझे दिया है। हम्म, राधिका का भी आंसर सही है, राज का भी आंसर सही है। हाँ जी, दोनों के आंसर यहां पर सही है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला खाद्य जाल कैसा जटिल है। जटिल होने का मतलब बहुत सारे जीव में उलझा हुआ है, कोई किसको खा रहा, मार काट मची हुई है, ये इसको खा रहा, ये इसको खा रहा, ये इसको खा रहा, ये तो जटिल का मतलब हुआ। तो मैंने बोला वो पारसिक तंत्र वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो राधिका ने एक्सप्लेन ही कर दिया, उसने बोला कि भाई साहब ये सर कैसा होगा, ये स्थायी होगा। अब मैंने बोला स्थायी क्यों होगा, तो उसका रीजन यहां पर ये है, स्थायी इसलिए होगा क्योंकि आपको फूड की चॉइस बहुत ज्यादा मिलेगी ना, आपको फूड की चॉइस ज्यादा मिलेगी। भाई ये देखो एग्जाम्पल में आपको, इसी से आप एग्जाम्पल ले लो, एक आध डायग्राम बना होगा, इसी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इससे एग्जाम्पल गया, इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला यार कि भाई ये खाद्य जाल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहां तो बिल्कुल ऐसी मतलब धक्का मुक्की मची हुई है, कोई किसी को खा रहा, कोई किसी को खा रहा, मारकाट मची हुई है। तो मैंने वो पारसिक तंत्र स्थायी होगा कि अस्थायी, आपको बोलना चाहिए था कि वो स्टेबल होगा, वो स्थायी होगा। क्यों स्थायी होगा सर, इसलिए होगा, मान लो हमने बोला कि उच्च मांसाहारी में किसी स्थान पर शेर अकेला है, मान लिया हमने सर। हमने बोला भाई साहब मान लो शेर खा रहा है किसको, ये सर शेर खा रहा था, बकरी को खा रहा था या हिरण को खा रहा था। मैंने सर हिरण मर जाए तो मैं बोलूंगा भाई साहब शेर मर जाएगा। मैंने सर एक बहुत जटिल यदि है तो कोई दिक्कत नहीं, बकरी नहीं रहेगी या हिरण नहीं रहेगा, ये खरगोश को भी खा लेगा, ये सियार को भी यहां पर खा लेगा, ये किसी लकड़बग्घे का शिकार भी कर लेगा, ये किसी नील गाय को भी यहां पर खा लेगा, ये किसी बारहसिंगा को भी खा लेगा। इसका मतलब इसके पास खाने की चॉइस क्या है, बहुत ज्यादा है। और जिसके पास खाने की चॉइस ज्यादा वो मर कैसे सकता है, पहले तो मुझे ये बताओ। ये कई लोग कह रहे थे ना कि अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। जिसके पास खाने की चॉइस ज्यादा है तो वो मर कैसे सकता, वो मर सकता ही नहीं है भाई साहब। उसके पास तो वैरायटी ऑफ फूड उपलब्ध है, बहुत सारा खाना है, ये नहीं खाऊंगा तो ये खा लो, ये नहीं है तो ये खा लो, ये नहीं है तो ये खा लो। वो तो मर तब जाता कि जब ये जटिल नहीं होता। मैंने बोला एक मैं नेशनल पार्क में खुद से बना रहा हूं, तो मैंने बहुत सारे पौधे लगा दिए, मैंने शाकाहारियों में केवल हिरण छोड़ दिए और शेर को छोड़ दिया। अब मैंने बोला यार यदि हिरण मरेंगे तो शेर 100% मरेंगे। क्यों मरेंगे, क्योंकि भाई साहब शेर को खाने के लिए एक ही तो खाना है, हिरण अकेला। अब हिरण नहीं है तो वो नीलगाय को खा लेगा, खरगोश को भी खाकर शिकार कर लेगा, वो किसी बोलना चाहिए लोमड़ी को भी खा लेगा, वो किसी लकड़बग्घे को हाइना को भी तो खा लेगा। तो जितना वैरायटी ऑफ फूड ज्यादा होगा उसका स्टेबल होने की संभावना उतनी ज्यादा बनी रहेगी, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी रहेगी, जैव विविधता ज्यादा रहेगी, और उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, उतना ज्यादा वो स्थायी आपको देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब देखो कुछ जानकारी, दो तीन शब्द हैं ये, मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट में आपको कहीं ना कहीं मुलाकात इनसे हो जाती, टकरा तो कहीं ना कहीं हमसे जाते ही। पहला कहलाता है बायो एक्यूमिडेशन, हिंदी बोलते हैं जैव संचयन, दिखाई दे रहा है। और एक होगा बायो रेमेडिएशन, है क्या इसमें? नहीं, अगले उसमें चैप्टर में होगा या अगले उसमें होगा। पहले बात करते हैं जैव संचयन की, बात करते हैं बायो एक्यूमिडेशन की, हम यहां पर बात कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया है, सुविधा को बात समझ में आ रही है। हाँ जी,
हमने बोला बायो एक्यूमुलेशन का मतलब यहां पर क्या है? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब देखो, बायो का मतलब क्या? लिविंग। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है क्या? जमाव। मतलब जीवित जीवों के अंदर क्या हो जाना? जमाव हो जाना। सर किसका जमाव हो जाना? ढेर सारे केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, उनका जमाव शरीर के अंदर हो जाना। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते बायो एक्यूमुलेशन यहां पर कहा जाता है। जैसे हमने कई बार चर्चा की थी डीडीटी के बारे में। तो जब डीडीटी जब अपने पास आया तो पॉल मुलर साहब ने इसको बनाया था, आपने पढ़ा होगा पीटी में, है ना? तो पॉल मुलर साहब ने जब डीडीटी को बनाया था तो डीडीटी लोगों ने बहुत यूज किया। इसको यूज कर रहे थे हम किसमें? मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम में। जो मलेरिया उन्मूलन जो प्रोग्राम जो होता है, इसमें डीडीटी का हमने बहुत व्यापक यूज किया। हमने देखा कि बरसात आने के पहले हमने मई जून में ही स्प्रे कराना शुरू कर दिया किसका? डीडीटी का, घरों के आसपास, नालियों के आसपास। हमें चला बाद में पता, भाई साहब ये तो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होता है, जैव अनपघटनीय पदार्थ होता है। ये नेचर में टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, नेचर में ये बिल्कुल भी नहीं टूटता है। तो हमने जब इसका स्प्रे करा दिया और जब पानी गिरा तो पानी के साथ डीडीटी, पानी में आ गया डीडीटी, तो पानी के साथ कहां पहुंच गया डीडीटी? नदियों में, तालाबों में। अब नदियों तालाबों में थे एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव थे, ये आ गया मछलियों के अंदर, मछलियों को खाया आदमियों ने, ये आ गया आदमियों के अंदर। हमने बोला यार ये कहां से घूम फिर के आ गया? हमने आदमियों को तो डीडीटी दिया ही नहीं था। तो हमें ये पता चला भाई साहब ये तो फूड चेन में आ गया, ये तो खाद्य श्रृंखला में आ गया है। कौन? डीडीटी। तो हमने बोला हानिकारक पदार्थ जब शरीर के अंदर क्या होने लगे? जमाव होने लगे। इसको एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। बायो एक्यूमुलेशन यहां पर इसे कहा जाता है, एक्यूमुलेशन, जैव संचयन यहां पर कहा जाता है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? डीडीटी, जो कहां पर आ गया? लिविंग बॉडी में हमें देखने को मिल जाता है। डीडीटी, ठीक है। दूसरा होता है बायो रेमेडिएशन। लिखा है क्या? लिखा है, देखो एग्जाम्पल में लिखा है, डीडी भी लिखा है, सीएससी भी लिखा है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? एक बात और देख लो, एक बार पीटी में क्वेश्चन था, जो डीडीटी जो होता है ये क्या काम करता है? ये एयर पॉल्यूशन भी करता है, ये सॉइल भी पॉल्यूट करता है ना, और ये वाटर पॉल्यूशन भी करता है, तीनों पॉल्यूशन करता है डीडीटी। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, बल्चर उसकी वजह से नहीं मरे रहा था, वो मरे हैं किसकी वजह से? वो मरे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से और डाइक्लोफेनाक सोडियम की वजह से मरे हैं। क्या? वल्चर। वल्चर उसकी वजह से नहीं मरे हैं, है ना? राधा का क्वेश्चन ये था कि डीडीटी की वजह से ही मरे हैं क्या? नहीं, या तुम बता रहे हो तो गलत। उसकी वजह से नहीं मरे हैं वल्चर। वल्चर मरे हैं किसकी वजह से? एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और दूसरा डाइक्लोफेनाक सोडियम जो पेन किलर के रूप में लगाया जाता, उसकी वजह से क्या मरे हुए हैं? वल्चर मरे हुए हैं। बता देता हूं, 1 मिनट का समय इसको भी लगेगा, देखो आप। सब साइंस में आता है ये, है ना? हम टेक पढ़ रहे हैं उसमें, तो ये चीजें ठीक है, बता देता हूं मैं आपको। देखो जो गिद्ध जो हैं, जो वल्चर जो हैं, आपको करीब 10 साल या 15 साल पहले बहुत आपको देखने को मिलते थे। अभी आपको देखने को नहीं मिलते। कौन? गिद्ध वगैरह आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। कहां चले गए? जब कभी भी कोई जानवर मरता था ना, तो मुश्किल से लगता था आधा घंटे का समय लगता था। गिद्ध आते थे, आधे घंटे में केवल सूखी हड्डियां दिखाई देती थी, ये सब चट कर जाते थे, आते माते सब खा लेते थे। अब गिद्ध आपको देखने को नहीं मिलेंगे, केवल अब बचे हुए हैं किससे? नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में ही अब आपको देखने को मिलते हैं। ये गिद्ध क्या हो चुके हैं? अब खत्म हो चुके हैं। सर खत्म क्यों हुए? उसका मैं आपको रीजन देता हूं, ध्यान से सुनना। पहला रीजन इसका सटीक है, ऑक्सीटोसिन। यह एक हार्मोन। दूसरा है डाइक्लोफेनाक सोडियम, ये होता है एनाल्जेसिक, होता दर्द निवारक के तौर पर। आप भी बहुत सारी अब दवाई खाते होगे ना, उसके पीछे आप देख रहे हैं लिखा होगा डाइक्लोफेनिक सोडियम, दर्द निवारक के तौर पे काम करता है दरअसल ये,
है ना। हाँ जी, ये वही है। हम बात कर रहे हैं पहला ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसकी वजह से गिद्ध मरा। सर गिद्ध कैसे मरा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। सर ये हार्मोन ह्यूमंस में निकलता है? हाँ भाई साहब, ये हार्मोन ह्यूमंस में निकलता है। सर गिद्ध में कैसे पहुंचा? ध्यान से सुनना। ये जो आपको हार्मोन दिखाई दे रहा ऑक्सीटोसिन, इसी को एक नाम और दिया, इसको बोलते पिटोसिन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन या इसे ही एक नाम और दिया गया है, इसे बोला जाता है क्या? इसे ही पिटोसिन भी कहा जाता है। ये ह्यूमंस में निकलता है, ये मनुष्यों में निकलता है। सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम कराता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यदि किसी लेडी में निकलता है, निकलता ही है। कब निकलेगा? एट द टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे के प्रसव के समय निकलता है। ये जो यूट्राइन मसल्स जो होती हैं, ये गर्भाशय की जो मांसपेशियां जो होती हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम किसका होता है? वो इसी का होता, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही काम होता है। गर्भाशय की पेशियों क्या कराना? संकुचित कराना। ये काम किसका होता? ऑक्सीटोसिन का काम। जिसको हम बोलते हैं ना कि आपने कभी मेरे ख्याल से देखा तो नहीं होगा डिलीवरी होते हुए, हाँ मूवीज वगैरह में तो जरूर मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, जब लेडी की डिलीवरी होने वाली होती है तो उसे बेहोश नहीं होने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यूट्राइन मसल्स जो हैं, ये गर्भाशय की पेशियां जो हैं, तो गर्भाशय की पेशियां जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, तो गर्भाशय की पेशियां जो हैं ये होती वॉलेंट्री मसल्स होती है, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। इनका हमारे ऊपर ऐच्छिक नियंत्रण होता है। अब मान लो लेडी जो है पेन की वजह से, दर्द की वजह से, मान लो प्रसव समय चल रहा था और दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाए, यदि वो बेहोश हो जाएगी डॉक्टर तुरंत सीजेरियन ऑपरेशन करेगा। सीजेरियन ऑपरेशन, ऊपर सीधा कट लगाएगा, बच्चे को ऊपर से ही बाहर निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि यदि प्लेसेंटा टूट जाएगा तो बच्चा मर जाएगा, 9 महीने का पैदा हुआ बच्चा मर जाएगा। तो बिल्कुल वो रेडी बना रहे ताकि सीजरियन ऑपरेशन तो नहीं करना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? ये यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, लेबर पेन इसी की वजह से होता है। यस, गर्भाशय की पेशियों को यह संकुचित करवाता है ताकि बच्चे का सामान्य प्रसव हो सके। सामान्य प्रसव को हम बोलते हैं जो वेजाइनल डिलीवरी जो होती है, वेजाइना से बच्चा जब बाहर आता है, इसको बोलते हैं हम क्या? इसे कहा जाता है सामान्य प्रसव या नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। यदि कट करके निकालोगे, पेट काट के निकालेंगे तो उसको बोलते हैं सीजेरियन ऑपरेशन कहा जाता है। सी सेक्शन भी लोग इसे यहां पर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये लेडी में हार्मोन्स कब निकलता है? जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है। अब आपको लग रहा था कोई महिला थी, उसकी डिलीवरी होने वाली है ना, तो महिला की जब डिलीवरी होने वाली है तो लोग कई बार बोलते हैं ना अस्पताल में कि नहीं डॉक्टर साहब हम चाह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो ज्यादा ठीक होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी ऐसी होती है, डिलीवरी हुई फट से अगले दिन आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी में, है ना। तो अब आपने बोला कि सर हमें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो वो डॉक्टर बोलते हैं काम करते हैं, इंतजार करते हैं। तो जो डॉक्टर जो होता है वो महिला को पता क्या कर देता है, वो एक बॉटल लगा देता है। पता बॉटल काय की होती है? वो बॉटल होती है किसकी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बॉटल होती है। वो उसको क्या कर दी जाती है? वो उसको लगा दी जाती है। तो महिला में ऑक्सीटोसिन नेचुरली भी निकल रहा था, हमने ऊपर से बॉटल लगा दी, तो उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, तो उसको क्या होगा? लेबर पेन होगा, प्रसव पीड़ा होगी, तो वेजाइनल बर्थ होने की चांसेस क्या हो जाते हैं? यहां पर बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आपने बोला नहीं डॉक्टर साहब आपको जो लगे सो आप कर दीजिएगा, तो बोला ठीक है ऑपरेशन कर दें क्या? आपने बोला ठीक है कर दो। ऑपरेशन बहुत इजी होता है, बहुत सेफ होता है, इसमें डॉक्टर को इंतजार थोड़ी करना पड़ता है। हाँ नॉर्मल डिलीवरी में इंतजार करना पड़ता है, मतलब बच्चे का जब रात को 3 बजे हो रहा, डॉक्टर 3 बजे आ रहा है, वो हो सकता है वो बोलने काम करेगा हम सी सेक्शन कर देते हैं, यहीं पर अभी हो जाएगा बच्चा, तो बच्चा तो बन चुका है। मगर जो ऑपरेशन जो होगा, मगर उसमें दिक्कत लेडी को हो जाती है, वो 6 महीने तक करवट नहीं बदल पाएगी, क्योंकि स्ट्रेचेस लगे होते हैं, टांके लगे हुए होते हैं पेट में, उसको रिकवर होने में समय बहुत लग जाता है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में जो बच्चा पैदा होगा उसको महिला को रिकवर होने में समय बहुत कम लगता, हो सकता है 15 दिन के बाद वो अपना काम भी करने लगे, कोई दिक्कत नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी में जो होता है बच्चा। तो हमने क्या किया, ऑक्सीटोसिन क्या हुआ, एक तो हमने प्राकृतिक तरीके से भी निकलता है, और हमने जब बोला कि भाई साहब बच्चा सामान्य प्रसव ही होना चाहिए, तो हमने उसको क्या किया, उसको बोतल भी यहां पे लगा दी। अगला देखो, अब इसका मिसयूज बता रहा हूं, ये गिद्ध में कैसे यहां पर पहुंचा है ना, ये गिद्ध में यहां पर कैसे पहुंचा। पैसा कम मिलता है नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर को, हाँ ये कम मिलता पैसा। अब नॉर्मल डिलीवरी होगी प्राइवेट में भी यदि आप करा लोगे 7-8 हजार रुपए में सब काम हो जाना, दवाइयां वाइयां सब हो जानी है, ज्यादा उसमें खर्च होता ही नहीं है। 7-8 हजार रुपए है ना, 7-8 हजार रुपए। यदि वो सी सेक्शन कराओगे तो 50-60 हजार रुपए में जाओगे आप।
हाँ, सेफ होता है एक तो सत्या सी सेक्शन, और दूसरा आदमी ज्यादा रिस्क नहीं लेता। अब डॉक्टर थोड़ा डरा भी देता है, बोलता कि भाई साहब अब आप देख लो भाई, बच्चा बन चुका, क्या करना है, इंतजार करना कि ऑपरेशन करके अभी कर दूं। अब लोग डर जाते नहीं, ठीक डॉक्टर साहब आपको जो लगे सो आप कर दो। अब लोग ज्यादा समझते नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं, हालांकि पूरी जानकारी देता है डॉक्टर, ऐसा भी नहीं है। अब ये ऑक्सीटोसिन और काम क्या करता है, इसका काम ये हुआ। अब हमने बोला क्या, गाय दूध कब देती है, तो आपने बोला सर गाय दूध हमें जब देती जब उसका बछड़ा हो जाता है। तो गाय होती रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, ये एक दो बार चर्चा हुई है जब अपन पढ़ रहे थे मीथेन गैस के बारे में। इनके आमाशय में एक भाग होता है, उसको बोलते रूमेन कहा जाता है। तो गाय रात को पूरा खाना खा लेगी, फिर बोलस बनेगा, गोला बनेगा, सुबह खाना मुंह में आएगा, धीरे 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 चबा कर ये खाना दोबारा से यहां पर खाती है। इसके आमाशय में एक भाग होता है, उसको बोलते रूमेन कहा जाता है। तो हमने बोलते रूमिनेटिंग एनिमल्स कहा जाता है। तो यदि गाय जुगाली नहीं करती है तो जो पशुपालक जो होता है वो समझ जाता कि भाई साहब गाय क्या है, गाय बीमार है, गाय को कुछ ना कुछ क्या है, तकलीफ यहां पर है। आ रही बात समझे। अब मान लो गाय का बछड़ा हुआ और खुदा ना खास्ता गाय का बछड़ा मर गया। गाय जो दूध देती है वो आपके लिए दूध नहीं देती है। पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, गाय जो दूध देती है वो आपके लिए बिल्कुल भी दूध नहीं देती है। गाय जो दूध देती है वो अपने बछड़े को सांड बनाने के लिए दूध देती है, आपके लिए दूध देती ही नहीं है। वो किसके लिए दूध दे रही, वो अपने बच्चे के लिए दूध दे रही है। वो अपने बछड़े को क्या बनाना चाह रही है, सांड बनाना चाह रही है ना। तो गाय का दूध पीकर सब लोग क्या बनेंगे, आ रही बात समझ में। तो गाय जो दूध होती वो आपके लिए नहीं देती है, वो गाय दूध जो देती है ना वो अपने बछड़े के लिए दूध देती है। उसको बछड़े को क्या बनाना है, सांड बनाना है। अब खुदा ना खास्ता गाय का बछड़ा मर जाए, अब क्या होगा, गाय का बछड़ा मर जाए, अब क्या होगा। अरे सर गाय का बछड़ा मर जाए इसका मतलब सर ये होगा कि गाय जो होगी अब ये बहुत दुख में है, ये दर्द में है, क्योंकि भाई साहब इसका बच्चा खत्म हो गया है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दूध। देखने सुनने पढ़ने बोलोगे गाय माता है, ऐसा है वैसा है, आपको चाहिए दूध चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, सर एक इंजेक्शन आता मार्केट में उसको लगा दो गाय दूध देने लगती है। अरे मैंने कहा ये कौन सा इंजेक्शन आता है, हर डेयरी फार्म लगभग इसका यूज करता, कुछ एक यदि अपन छोड़ दें लगभग सभी यूज इसका करते हैं। वो इंजेक्शन जो होता है वो यही होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, जो यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था। तो गाय का बछड़ा मर गया तो गाय जुगाली नहीं करेगी, जुगाली नहीं करेगी, सो दूध नहीं देगी। हम क्या करें सर, दूध नहीं देगी तो आपने खट से इंजेक्शन लगाया, किसको, गाय को, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन सीधा आपने लगाया। ऑक्सीटोसिन ये क्या काम कर रहा था मनुष्यों में, गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करा रहा था, यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था। कौन, ऑक्सीटोसिन। जैसे ही आपने गाय को लगाया तो गाय का आमाशय दबा, गाय का आमाशय दबा तो इसने रूमिनेशन स्टार्ट कर दिया, इसने जुगाली करना चालू कर दिया, और आपने फट से क्या लगाया, दूध लगाया। कल क्या करें सर, कल फिर इंजेक्शन लगाएं। सर परसों क्या करें, परसों फिर इंजेक्शन लगाएं। सर रोज रोज क्या करें, रोज रोज इंजेक्शन लगाएं। क्यों लगाएं, हमें दूध चाहिए। आपको मतलब है ही नहीं, आपको मतलब है ही नहीं। हाँ कोलेस्ट्रम की चर्चा हो चुकी है, हाँ वही, यस उसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो हमने रोज क्या लगाया, गाय को इंजेक्शन लगाया। कौन सा, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है लाइपोफिलिक इन नेचर, बसा से नहीं होता है, जो फैट टिश्यूज में जाके क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। फिर जब कभी भी गाय मरती है तो क्या करते हैं सर, गाय मरती है तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कोई करता है, कोई नहीं करता। गाय मरी सो क्या काम किया, गाय मरी सो आपने कहीं एक जमीन पर ले गए, उसको ले जाके आपने गाय को छोड़ आए, यही काम किया आपने। गाय को कहीं जमीन पर दूर ले जाकर आप क्या कराया, आपने छोड़ दिया। हाँ सर कहीं दूर हम गाय को हम ले गए, हमने गाय को ले जाके वहां पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। वहां पर खाने के लिए आया, उसको गिद्ध खाने के लिए आए, तो उसके मांस में पहले से क्या था, ऑक्सीटोसिन ये था। और डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन भी हम लगाते हैं, पशुओं को भी लगाते हैं दर्द निवारक के तौर पर। जैसे उसने खाया ये उसके लिए हो गया टॉक्सिक लेवल हो गया, वो खाया सो मरा, मरा सो खत्म हुआ। उनका एक्सटिंक्शन भी हो चुका, अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये खत्म ही हो चुके हैं। गाय को खास नुकसान तो नहीं होता है इंजेक्शन से। अच्छा गाय को नुकसान होता, मगर ये तो मर गया, ये तो बिना मौत के मरा। अच्छा दूसरा कौन मरता, देखो देखना, ये थी काऊ, ये दूध नहीं दे रही थी, लगा दिया आपने क्या, ऑक्सीटोसिन, लो
इंजेक्शन कैसा होता, ये होता लाइपोफिलिक, बसा इसने ही, ठीक है। जैसे आपने इसको इंजेक्शन लगाया तो गाय ने क्या दिया, गाय ने दे दिया भाई साहब दूध दे दिया। दूध क्या है सर, दूध है भाई साहब फैट, तो कुछ अमाउंट किस में आ गया, कुछ दूध में आ गया। ये ध्यान से सुनना, गाय को जब इंजेक्शन यहां पर लगा डेली, वो दूध वाला आपके घर पे आएगा भाई साहब लीजिएगा दूध, तो जैसे आपने वो दूध लिया यहां पर, उसमें भी क्या है, कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन की मात्रा है। सर अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब इसकी कला देखो ऑक्सीटोसिन की क्या होने वाली है। इस ऑक्सीटोसिन वाले दूध को किसी आदमी ने पिया, अब आदमी पिएगा तो उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, गाय का दूध वही थी जिसको इंजेक्शन लग रहा था, मार्केट में जाके कोई बेच आया, तो आदमी ने पिया, तो आदमी की जो गर्भाशय तो आदमी में है नहीं, मगर पेट तो है, मगर अब आदमी ने इसे पिया तो पेट की मांसपेशियों में क्या हुआ, संकुचन हुआ। तो आदमी को लगा यार पेट ठीक नहीं हो रहा, यार पेट गड़बड़ हो गया, इसका मतलब हमें दूध नहीं पच रहा है। आदमी को क्या लगेगा, आदमी को ये लगता है भाई साहब हमने दूध पी लिया है आज ज्यादा, खाली पेट दूध पी लिया है, हमें दूध पच नहीं रहा है, ऐसा पेट बहुत दर्द हो रहा है। उसका दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें था ऑक्सीटोसिन। अब मनुष्य में मील में तो गर्भाशय है ही नहीं, मगर पेट की मांसपेशियां तो हैं, मगर पेट क्या होगा, उसका गड़बड़ होगा, हो सकता है उसको दस्त लग जाए। बोले हम सर दूध नहीं पीते, हम दूध पीते हैं हमें दस्त लग जाते हैं। तो पेट में क्या मरोड़ टाइप उठ रहा है, तो पेट क्या हो रहा, दर्द करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, यूट्राइन मसल तो है नहीं, मगर पेट की तो मांसपेशियां, ये इनको क्या करेगा, संकुचित करेगा। तो उसको क्या लगा, अरे नहीं सर कि हम दूध पीते और हमें दस्त लग जाते हैं, सुबह दस्त लग जाते हैं, हमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन था उसमें, या पेट हमारा बहुत दिक्कत करने लगता, मतलब हम बेचैन हो जाते हैं। सर मेल तक तो ठीक ठीक था, फीमेल में दिक्कत हो जाएगी। अब इस दूध को मान लो किसी फीमेल ने पिया, अच्छा ये फीमेल कैसी थी, ये गुजर रही थी अपने प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही थी, ये अपने गर्भावस्था के काल से गुजर रही, दिक्कत हो जाएगी इसको। अब मान लो उसको चौथा महीना चल रहा था, तीसरा महीना चल रहा था, हम उस समय महिलाओं की और केयर करते कि बच्चा आने वाला एक नया, तो हमने क्या काम किया, इस महिला को हम दूध भी दे रहे थे, भाई लो दूध भी तुम पियो, मगर हमने ये थोड़ी चेक किया था कि इसमें ऑक्सीटोसिन है कि नहीं। हमने रोज उसको दूध दिया, आज तो कल परसों नरसों, 1 महीने दूध पिया इसने। जैसे ही ऑक्सीटोसिन की मात्रा इस प्रेग्नेंट लेडी में जो यहां पर हुई, ऑक्सीटोसिन की मात्रा एक्शन करने लगी, जैसे ही यहां पर होती है तो इसको क्या हो जाएगा, इसको डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाएगा। लोग घबरा जाएंगे, अरे अभी तो तीसरा महीना ही चल रहा था, इस महिला को डिलीवरी पेन, लेबर पेन क्यों होने लगा, ये प्रसव पीड़ा क्यों होने लगी, अभी चौथा ही महीना क्यों चल रहा था, इसको प्रसव पीड़ा क्यों होने लगी। तुरंत डॉक्टर के पास आपको लेकर जाना पड़ेगा, तुरंत डॉक्टर के पास, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यहां पर बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, बच्चा गर्भाशय के बाहर आ जाएगा, वेजाइनल से बाहर आ जाएगा बच्चा। क्योंकि भाई साहब ये वही ऑक्सीटोसिन था जो प्राकृतिक तरीके से कब निकलता, जब ये 9 महीने का बच्चा हो जाता, तो बच्चे का जब प्रसव होना था। अब तो ये दूध के माध्यम से, गाय को इंजेक्शन लगाया तो दूध के माध्यम से घर यहां पर पहुंचा, तो ये ऑक्सीटोसिन घूम के घर में आ गया सर, ये दिक्कत हो जाती है। तो तुरंत आपको अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, तुरंत ब्लड पूछेगा लेडी से, कोई दवा तो नहीं खाई है, कोई सिरप तो नहीं पिया है, कोई कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है। अब वो बोलेगा दर्द कैसा हो रहा है, डॉक्टर पूछेगा, लेडी बोलेगी सर दर्द जो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा, वो समझ जाएगा भाई साहब ऑक्सीटोसिन आया है, तुरंत लगाएगा एंटीडोट, लगाएगा एंटी ऑक्सीटोसिन, तब उसका असर कम होगा, तब बच्चा ठीक ठीक यहां पर रहेगा। अदरवाइज लेट हो जाओगे तो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है 3 महीने 4 महीने। कई लोगों को समझ में नहीं आता, अरे कहीं सब कुछ ठीक ठीक था, पता नहीं चला चौथे महीने में बच्चा हो जाएगा, बाहर हो गया गर्भाशय के, ये क्या हो गया, वो इसी की वजह से होता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए हमने इसके ऊपर बैन लगाया, आपको पता होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में, पशु पालन में इस ऑक्सीटोसिन के ऊपर हमने प्रतिबंध लगाया कि भाई साहब इसका उपयोग नहीं करना है वहां पर एनिमल हस्बेंड्री में, मगर बड़े व्यापक तौर पर इसी का ही उपयोग होता है। पता कितने का मिलता है, 2 रुपए 3 रुपए का मिल जाता है इंजेक्शन जो हम गाय को लगाते हैं। बात समझ रही है, 2 रुपए 3 रुपए का इंजेक्शन यहां पर ये मिल जाता है। तो ये तो थी आज की क्लास जहां हमने बात की खाद्य श्रृंखला के बारे में, खाद्य जाल के बारे में, इसके अलावा हमने चर्चा की बायो रेमिडिएशन के बारे में। तो यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन मेंस में भी पूछे गए हैं, साथ में प्री में भी पूछे गए हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। मुलाकात करेंगे कल किसी और नए मुद्दे के साथ।